आप सभी का स्वागत है। छात्रों की डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और भूगोल जो विषय है उसको पढ़ना, समझना, उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाना, इन सभी के ऊपर मैं थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ। एक तो एक जो वर्तमान के अंदर छात्रों के बीच में पुस्तकों से दूर भागने की जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है, निसंदेह ये उनके ज्ञान को, उनकी समझ को सीमित करने का काम कर रही हैं। तो पहला जो काम, जब हम भूगोल को पढ़ने की बात करते हैं, तो आप जब भी किसी भी स्तर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल के अंदर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, या आप कॉलेज में हैं, आप सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो एक नोट्स जो कल्चर का प्रचलन अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये भूगोल विषय को समझने में बाधा के रूप में सामने आ रहा है। तो सबसे पहला काम, अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए बेसिक जो बुक्स हैं, बार बार सभी लोग भी कहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स के लिए कहा जाता है। आप डिग्री कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो जो भी आपका जो कंसर्निंग जो पेपर्स आपके चल रहे हैं, उनके संदर्भ में कोई भी पुस्तक जो आपको अवेलेबल है, मैं पर्टिकुलर कोई ऑथर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन केवल और केवल मैं ये कह रहा हूं कि आपको पुस्तक जो है, बुक है, टेक्स्ट बुक है, मैं रेफरेंस बुक की बात भी नहीं कर रहा हूं, उसको जरूर खरीदना चाहिए। और पुस्तक खरीदना भी आपकी एक आदत का अगर हिस्सा होता है, तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ने के प्रति सीरियस हैं। जब हम भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल को पढ़ने, समझने, लिखने के लिए पुस्तक होना चाहिए, आप लोगों के पास एटलस होना चाहिए, और एक डे बाय डे की आदत में आपके होना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें, जो भी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो के अंदर जो चीज़ आपको पढ़ने को मिल रही है, उसको आप एटलस में देखें, उसको मार्क करें। अगर आपने ये आदत बना ली मैप को यूज लेने की, जो भी मैप, जो भी एटलस आपके पास अवेलेबल है, तो आपको भूगोल को समझने में मदद मिलेगी। हमेशा मैं वीडियोज में आप लोगों से शेयर करता हूं, तब कहता हूं कि भूगोल हो या कोई भी विषय हो, सब इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, एक विषय से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपको ये समझ हो गई कि भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है, या भूगोल की उपशाखाओं का एक दूसरे से क्या संबंध है, तो एक सवाल अक्सर बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर, क्वेश्चन का आंसर कैसे शुरू करें। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयी जो दृष्टिकोण है, आपकी समस्या को समाप्त कर देता है, और किसी भी उत्तर को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। वो इंडिविजुअल आपका दृष्टिकोण होता है। इसलिए मैं कभी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि ये एक मॉडल आंसर है, इसको इस तरह से फॉलो करें। जो किसी भी उत्तर की जो शुरुआत होती है, वो आपकी अगर समझ से शुरू होती है, तो उसको एक्सप्लेन करने का जो दृष्टिकोण होता है, वो हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल होता है। और ये इंडिविजुअल जो सोच है, वो केवल पुस्तकों के पढ़ने से, न्यूज़पेपर को पढ़ने से डेवलप होती है।
जब पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी स्टेट से कोई जो छात्र जुड़ा हुआ है, तो पीजी के स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का एक पेपर जो आपके चले या नहीं चलता है, तो उस पेपर को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे भूगोल के अंदर होने वाले जो डेवलपमेंट हैं, अलग अलग जो अप्रोचेज जो डेवलप हुई, अलग अलग स्कूल्स, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, अमेरिकन हो या ग्रीक्स हो, रोमन्स हो, इंडियंस हो, अरेबियंस हो, जो ज्योग्राफर्स का जो कंट्रीब्यूशन भूगोल के अंदर आया और भूगोल में विभिन्न प्रकार की जो संकल्पनाएं समय के साथ विकसित हुई, अगर उनको हमने समझ लिया तो उत्तर लिखने की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक भूगोल में एटलस एक टूल है, एक हर स्टूडेंट को, अगर वो भूगोल का स्टूडेंट है तो उसको जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया का, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, टूरिज्म ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सेटलमेंट आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वर्ल्ड का मैप फ्री हैंड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जिस स्टेट के हों और उस स्टेट का पर्टिकुलर पेपर चल रहा है, तो उस स्टेट का जो मैप है फ्री हैंड आपको बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, समझ जरूरी है, लेकिन समझ के साथ साथ हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जो है, जब हम उत्तर लिख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार छात्रों के द्वारा कहा जाता है कि मेरे जो नॉलेज है उससे ज़्यादा थी, लेकिन मेरे मार्क्स उससे कम आए। ये डिपेंड करता है कि आपने आंसर किस तरह से लिखा है, और भूगोल के अंदर ये बहुत जरूरी है, मैप आप बनाएं, उत्तर की आवश्यकता के अनुसार आप प्रैक्टिस कीजिए कि जो फ्लो चार्ट जो होता है वो बनाने की प्रैक्टिस करें। फ्लो चार्ट का मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, गरीबी है, तो हम कहेंगे कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है, तो एक फ्लो चार्ट बन सकता है। एक सीधी लाइन खींच के उसमें सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तो इस तरह से हमने 4-5 पॉइंट एक फ्लो चार्ट के अंदर हमने लिख दिए, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाता है। हैजार्ड की बात करें, आपदाओं की बात करें, आपदाओं के लिए नेचुरल और मैन मेड यानी प्राकृतिक और मानवकृत दोनों कारण हो सकते हैं। उसका एक फ्लो चार्ट बन जाता है कि आपदाएं के कारण दो हमने डिवाइड किया, प्राकृतिक यानी नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं और मैन मेड फैक्टर्स क्या हैं। उसमें वेरियस जो सब कोजेज जो हैं, नेचुरल में साइक्लोन हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है। जब मैन मेड की हम बात करते हैं, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन के कारण पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, लैंडस्लाइडिंग, ये सब आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट करें तो वो रिप्रेजेंटेशन आपका जो होता है वो बेहतर माना जाएगा। किसी किताब में डायग्राम है या नहीं है, आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखता है, आप अपने ब्रेन से आप उस सिचुएशन क्वेश्चन के आधार पे एक फ्लो चार्ट बनाएं। तो ये दूसरा टूल है ज्योग्राफी में, मैप के बाद, जो आपको नंबर दिलाएगा। तीसरी बात, कोई भी विषय है,
कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयी अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। और वो अंतर विषयी जो अप्रोच है, क्योंकि विषय को पढ़ना या कोई भी समस्या है उसको समझने के साथ साथ आपका एक अपना व्यू होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नियोजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है। तो वो जो दृष्टिकोण अगर आप अपने उत्तर में डालते हैं, समस्या को आप पहचानते हैं, तो सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उस सॉल्यूशन में एक भूगोल के छात्र होने के नाते आपकी इंडिविजुअल क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज की समझ बहुत जरूरी है। अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, सिविल सर्विसेज में तो आपको बड़ा स्कोप देता है। आईएएस की जो एग्जाम होती है ज्योग्राफी में, तो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल को यूज लीजिए आपके हिसाब से जो बना हुआ हो। तो वो जो समझ है वो पुस्तकों से आएगी, वो समझ जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज से आएगी, वो समझ है जो आप रोज जो चीजें पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, उससे आएगी। लेकिन यहां थोड़ा सा जब आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट का उत्तर लिख रहे हैं तो आप जनरल आंसर से काम नहीं चला सकते। आपको वो ज्योग्राफिकल अप्रोच, वो ज्योग्राफिकल थॉट उसमें जरूर होनी चाहिए जो एक जनरल स्टूडेंट से आपको अलग करती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ें, क्योंकि उसमें ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट, ज्योग्राफिकल अप्रोचेज के डेवलपमेंट, चाहे वो रेडिकलिज्म हो, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो, वेलफेयर हो, बिहेवियरल अप्रोच हो, सिस्टम अप्रोच हो, ये जो अप्रोचेज हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको उस विषय को समझने में बहुत मददगार होती हैं। इन चीजों के ऊपर मैं जब भी वीडियो शेयर करता हूं, आपसे बात भी करता हूं। मैंने जब इंडियन ओशियन की जियोपॉलिटिक्स की बात की, तब मैंने पॉसिबिलिज्म की बात की आप लोगों से। मैंने जब आपको क्लाइमेटिक चेंज और जियोपॉलिटिक्स की बात की तो मैंने पॉसिबिलिज्म की बात की। ये जो पॉसिबिलिज्म है या डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, न्यू डिटर्मिनिज्म है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भूगोल को डिफाइन हम करते हैं तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, तो मनुष्य और वातावरण के बीच में संबंधों को समझने के लिए ये संकल्पनाएं दी गई हैं। और इन संकल्पनाओं में पर्यावरण और मनुष्य की भूमिकाओं को समझाने की कोशिश की गई है। तो उनको समझना, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नियो डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना आपको मददगार होगी। जब नियोजन की बात होती है तब ये मददगार होगी। या भूगोल का एक मानववादी जो दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, तो एक वेलफेयर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, एक बिहेवियरल अप्रोच की हम बात करते हैं, तो जो विद्वानों ने जो अपना योगदान दिया वो बहुत जरूरी है कि उनको हम कोट करके हमारा आंसर जो है उसको अधिक मजबूत बनाएं, हमारा एक ज्योग्राफिकल जो व्यू है वो निकल के आए। जब आप सवाल को एनालिसिस करते हैं, कोई उत्तर देते हैं, तो थोड़ा सोच के इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या डायमेंशन हो सकते हैं, वो जरूरी है। या उस विषय के ऊपर भूगोल में कहाँ हमने किसी विद्वान का योगदान रहा है उसको हम एज ए रेफरेंस दें, तो एक विषय के स्पेसिफिक आपका जो अप्रोच है वो निकल के आता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए मेरे से डिमांड हुई, तो मैं कहता हूँ सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे जो ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने अर्बन प्लानिंग के ऊपर बहुत सारा काम किया है, तो उनके व्यूज को हम बेस लेके आगे हम बढ़े। हमारी एक सोच है वो बाद में आएगी, लेकिन
जो बेसिक जो प्रिंसिपल हैं किसी भी चीज के ऊपर जो विद्वानों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कम से कम उनका रेफरेंस उसके अंदर अगर होता है तो ये समझ में आता है, जो एग्जामिनर जो होता है, जो ज्योग्राफी का एग्जामिनर जो होता है, कि नहीं इस बच्चे ने पढ़ाई करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब चीज रट सकते हैं, रटना चाहिए भी नहीं कि उस विद्वान ने ये कहा, उसकी ये कोटेशन थी, पॉसिबल नहीं है। किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत सारी डेफिनेशंस वेरियस जो ज्योग्राफर्स हैं उनके द्वारा दी गई है। हम जनरल बात कर सकते हैं और जनरल बात करके ये कह सकते हैं कि इन विद्वानों ने ये कंट्रीब्यूशन दिया है। वो जरूरी है उस चीज को समझने के लिए। एक जब भी कोई आप चीज देखें स्पेसिफिक, जब भी आप ज्योग्राफी की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपके पास में एटलस होना चाहिए। उस एटलस के ऊपर कोई भी लोकेशन है, कोई भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कौन सी ट्राइब कहां पाई जा रही है, तो उसका जो एरिया जो है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो साइबेरिया में है या इक्वेटर के नजदीक है, तो आपके दिमाग में बिना पुस्तक के पढ़े वहां की जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, क्योंकि आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी सबसे जरूरी है और उसको पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो अक्षांश जो होते हैं, लैटिट्यूड्स जो होते हैं, वो किस तरह से टेम्परेचर को, रेनफॉल को, ह्यूमिडिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, अल्टीट्यूड्स का क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो चीजें आपके ब्रेन में स्वतः ही आना शुरू हो जानी चाहिए कि अगर यहाँ इसका अल्टीट्यूड है यानी उच्चावच है, यहाँ इसकी अक्षांशीय स्थिति है, ये इक्वेटर के पास में है, कोस्टल एरियाज के पास में है, तो यहां पर इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो वहां पाए जाने वाले रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, वहां पाए जाने वाली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके, वहां पाए जाने वाली जो उच्चावचीय स्थितियां, वो वहां पाए जाने वाले जो ड्रेनेज पैटर्न है उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो ये जो दृष्टिकोण है, आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स अगर आपको दिमाग में आती है तो उसके आधार पे आप उन चीजों के उत्तर लिखने में सक्षम होते हैं। आप में ये समझ अगर आ गई कि किसी भी जगह की स्थिति क्या है, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या हैं, क्या वो कोस्टल एरिया के पास में है या वो कहीं उसकी जो स्थिति है वो कॉन्टिनेंटल है या आंतरिक स्थिति है उसकी, तो वहां क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, उन क्लाइमेटिक, क्योंकि क्लाइमेट और वेजिटेशन एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है। कोपेन कहता भी है, कोपेन कहता है किसी भी क्षेत्र की वनस्पति के आधार पर जलवायु और जलवायु के आधार पर वनस्पति को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचान सकते हैं हम। तो ये जो समझ है एक ज्योग्राफर, एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के होने के नाते आप में होनी चाहिए। अगर ये चीजें आप में आना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज्योग्राफी को समझ पा रहे हैं और ज्योग्राफी को समझकर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं चला ये कहां से आ गया। अरे बेसिक्स अगर आपको पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जैसे मैंने ट्राइब का एग्जांपल दिया, नो डाउट हो सकता है कि वहां की उनकी कल्चरल एक्टिविटीज क्या रही है आपको नहीं पता, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये ट्राइब पाई कहां जाती है तो आप क्लाइमेट को इमेजिनेशन आप कर सकते हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। जहां क्लाइमेट जैसी होगी वहां पे उसकी वेजिटेशन होगी, उसके बारे में आप लिख सकते हो। और वहां पर क्या एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं, तो उनकी इकोनॉमिक, एक मोटा मोटा उनकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। एस्किमोस की जब हम बात करते हैं तो एस्किमोस तो जो पोलर एरियाज हैं, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहां रहते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर की संभावनाएं होती ही नहीं है, इतना माइनस में टेम्परेचर होता है उनका। इसका मतलब शिकार के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो आप उसकी एक्टिविटीज को आप डिफाइन कर देते हो। पिग्मीज की बात करते हैं तो इक्वेटर पे है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो नो डाउट उनके जो क्लोथिंग होगा, जो क्लोथ जो का मतलब कपड़े जो पहनेंगे, वेशभूषा जो होगी, उसके ऊपर उनका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इतना डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पर कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की संभावनाएं नहीं है, वो शिकार ही उनका आधार बनता है। आखेट जो होता है, हंटिंग उनका बेसिक
वो होगा। तो ये सब चीज़ें, जब हम साइबेरिया की बात करते हैं, सॉरी, हम जब अरेबियन जो खानाबदोश जो जनजातियां हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो माइग्रेट करते हैं पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पे अपने जारवों के साथ साथ। तो ये चीज़ें रटने की नहीं है, आपको बेसिक्स अगर आपको पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझने के आधार पे उन चीज़ों के उत्तर लिखने में आप सक्षम होते हैं। तो ये आपको समझ को बढ़ाने में, तो मैं ये जरूर कहूँगा, किताब पुस्तक होनी चाहिए, आपके पास एटलस होना चाहिए। जब आप आंसर लिख रहे हैं, जब भी आप घर पे पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अपने नोट्स बनाइए। दूसरे के नोट्स के आधार पे अगर आप नोट्स बना रहे हो, इसका मतलब आप अपने ज्ञान को सीमित कर रहे हो। और पुस्तक के आधार पे आप बना रहे हो, नो डाउट, अगर आपको कोई रिसोर्सेज मिल रहा है आप उसकी सहायता ले लें, लेकिन उसी के बेस पे आप बना रहे हो तो आपका ज्ञान नहीं हो सकता। आप किसी दूसरे के ज्ञान को और सीमित दायरे के अंदर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए जब आप आगे जाते हैं, कोई बड़ी परीक्षा देते हैं, तो वो आपका जो दायरा है वो सीमित, आपकी समझ को सीमित कर देता है, आपको एक उस दायरे में ला देता है कि नहीं, मुझे 8 में से 2 ही सवाल करने हैं, 3 सवाल कर लें। ऐसा नहीं, मुझे लगे कि मैं 8 में से 8 जानता हूँ, किसी में कम किसी में ज़्यादा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्योग्राफी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पुस्तकों को जरूर पढ़ें। किसी भी पुस्तक की जो अवेलेबिलिटी आपके पास है उसको जरूर पढ़ें। पुस्तक के अंदर चीज़ों को समझाने के लिए डायग्राम्स होते हैं, मैप्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करें। जो भी इंडेक्स आप बनाओ, जब भी आप कोई मैप बनाते हैं या कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट मैप के थ्रू करते हैं, तो आप इंडेक्स को यूज लीजिए। सांकेतिक जो शब्द जो भी लिखे आप, उसको वहां पर इस चीज को ये प्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंट बनाता है। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो आप पुस्तक को देखिए कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो बराबर में किसी भी मैप में जो इंडेक्स बना हुआ रहता है, उसमें लाइनों की, डॉटेड डॉट्स की वो जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ। तो ये ज्योग्राफिकल के टूल्स होते हैं, जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब एक एग्जामिनर चेक करता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, इस बच्चे को पता है कि ये ज्योग्राफिकल एक जो अप्रोच होती है उसके बारे में ये जानता है, तो वो आपको नंबर जरूर दिलाएगी। ये चीजें कई बार हो सकता है कि आप अच्छा करते हैं, नंबर नहीं आते, ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर जो हैं वो किस तरह से चेक कर रहे हैं। और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कतई बुरा नहीं लगता कि एक जो हम जो टीचर्स हैं वो धीरे धीरे खुद पढ़ने से दूर जा रहे हैं। हमारी पढ़ने की आदतें अगर छूटेंगी तो नो डाउट हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो नॉलेज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट छात्रों पे पड़ता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। फिर भी सकारात्मक सोच रखें। ज्योग्राफी के अंदर मैंने बुक्स के लिए कहा, एटलस के लिए कहा, फ्लो चार्ट्स के लिए कहा। आपको खुद को लगता है कि मैं इसका फ्लो चार्ट बना सकता हूं, ऑन द स्पॉट आप उन चीजों को यूज लीजिए, औरों से अपने आप को अलग कीजिए, तब जाके आपको नंबर मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करने के बाद नहीं मिले, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो आपके साथ रहेगी। और हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है एक सब्जेक्ट को समझने का और उस सब्जेक्ट के बारे में लिखने का, किसी दो लोगों के बीच में बैठ के अपनी सब्जेक्ट के बारे में बात करने का, वो पुस्तकों को पढ़ने से ही आ सकता है। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी पेपर पढ़ते हैं, उसका पहला जो अध्याय होता है, प्रथम जो चैप्टर होता है, उसको आप पूरा पढ़िए। मैंने छात्रों में ये देखा है कि उस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है। उसके अंदर पूरे पेपर की समरी होती है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है उसके बारे में वो बात करता है। जब आप कोई भी पेपर आप पढ़ रहे हैं तो अपने सिलेबस से जरूर गो थ्रू होजिए। एक सवाल का उत्तर तो आपको वहीं से मिल जाएगा। आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है उसमें अंतर हो सकता है, आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए।
तो एक सवाल अक्सर ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है कि स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ रिसर्च ज्योग्राफी। अरे स्कोप क्या है? जो सिलेबस के अंदर जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके स्कोप को डिफाइन कर रही हैं। हम लोग सिलेबस को देखना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि पहले सिलेबस देखो पूरा, फिर पुस्तक जो भी आप पढ़ रहे हो उसका पहला जो चैप्टर है, जो इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है, उसको पूरा पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए। एक चीज और, अब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ऑथेंटिक किताब अगर आप लेते हैं तो एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताबों को एक बार मत पढ़िए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक मूल मंत्र है। किताब एक को 10 बार पढ़िए, 10 पुस्तकों को एक बार मत पढ़िए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको किसी ने रिकमेंड किया, आपने एक पुस्तक पढ़ी हुई है कि नहीं, उसमें कुछ बेटर चीज़ें मिल रही है तो आप उसको देखिए। लेकिन यहाँ से भी ले लूँ मैं, यहाँ से भी पढ़ लूँ, तो वो आपको एक सब्जेक्ट को समझने में बाधक हो सकता है। आपका जो नॉलेज है, हाँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। हमारे को ग्रेजुएशन में 3 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। हाँ, उस समय आपके जो टीचर्स हैं, जो आदरणीय हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं, उन पुस्तकों को आप पढ़िए, जिससे आपका जो ज्ञान है वो बढ़े, विषय के प्रति समझ है वो समग्र बने, आपका एक अंतर विषयी दृष्टिकोण है उभर के सामने आए। तो ये सब चीज़ें भूगोल को समझने में, भूगोल में अच्छे नंबर लाने में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। निश्चित रूप से आपके लिए आज का वीडियो प्रेरणादायक रहेगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करना पसंद करता हूं। तो इन चीजों को एक अप्रोच हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल होनी चाहिए, और वो पढ़ने से, समझने से धीरे धीरे डेवलप होती है। आपकी डिमांड्स के हिसाब से मैं कोशिश करता हूं, जैसा मेरे को समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस शेयर भी करता हूं, करता रहूंगा। आपकी डिमांड्स के एक स्टूडेंट हिसार से, पीजी कॉलेज से हैं, उन्होंने ऑनर्स के लिए वीडियोस की डिमांड की है। निश्चित रूप से जितना मेरे को टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो शेयर करूं, आपकी जो समझ है उसको मैं सहायता करूं। लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको कहीं भी कोई लैकुना लग रहा है, हो सकता है, क्योंकि मैं कोई टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूं, लेकिन मेरे को एक समझ है। हो सकता है कि वो समझ मेरे और आपकी समझ में अंतर हो तो मैं समझा नहीं पाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। तो उनको आप लाइक कमेंट करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप भूगोल को ध्यान से समझ के एक अपनी एबिलिटी डेवलप कीजिए कि किस तरह से मैं फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बनाऊं। पुस्तक पढ़िए, पुस्तकों में फ्लो चार्ट होते हैं, उनको देखिए, उनको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में डेवलप होने लग जाएगी। जो भी पुस्तक के अंदर, जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उसके जो मैप्स होते हैं उनको बनाने की फ्री हैंड, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, किसी भी स्टेट का मैप, आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगता कभी भी, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन आपके आंसर की क्वालिटी को कितना बेटर कर देता है, ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। मैं ये कहता हूँ कि एक कोई भी अगर आंसर आप दे रहे हो, अगर उसके अंदर आपने 2-3 फ्लो चार्ट, 2-3 मैप या डायग्राम आपने बना दिए, इसका मतलब आप भूगोल को समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उस सब्जेक्ट के प्रति वो मजबूत हो रही है। आप लिख दीजिए, लिखने में मार्क्स उतने नहीं मिलते। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ, भैया हम कॉपी चेक करते हैं तो हमारी भी एक आदत होती है कि मैं जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करूँगा मेरे को उतनी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपकी कॉपी मेरे को जो अलग दिखनी चाहिए, मैं उस कॉपी को बाहर निकाल के मैं उसको पढ़ना चाहूँ।
आप वो उसमें चीज कंटेंट डालिए कि जो मेरे को अट्रैक्ट करे कि नहीं मैं इस कॉपी को पढ़ूंगा। और ज्योग्राफी में नंबर बहुत अच्छे आते हैं। आज अगर आप सिविल सर्विसेज की देखें तो जितने भी टेक्निकल टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो सब ज्योग्राफी ले रहे हैं। एक जो साइंटिफिक जो अप्रोच है ज्योग्राफी के अंदर वो बड़ी आसान होती है, मार्क्स बहुत अच्छे दिलाता है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी बहुत मजबूत स्थिति रखता है। तो एक साथ आपको दो दो फायदे होते हैं। तो आप पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर पे रहिए। इस कोरोना महामारी के अंदर सावधानी बहुत ज़रूरी है। जो भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आपके पास है, जो भी पुस्तक की आपके पास अवेलेबिलिटी है, हाँ एक जरूर कहूँगा, आप नेट से बहुत सारा चीज़ें आप उससे गेन नहीं कर सकते। आपके पास अगर बुक है तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रिंटर है, प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ें, अंडरलाइन कीजिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। ये प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको लिखने की क्षमताएं पैदा करती है, उस विषय को समझने में आपको सहायता करती हैं। तो आप ये कीजिए। बीच बीच में हम इस तरह के जो वीडियोस हैं आपको शेयर भी करेंगे हम, जिससे कि एक आपको एक विषय को समझने में सहायता मिले। धन्यवाद।